आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से लेकर वैक्सीन तक मुल्क ने कई नशीबो फराज देखे हैं और आज भी वैक्सीन आ गया है, लेकिन हमें एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। कई मशवरों से नवाजने के लिए हमारे दरमियान खास मेहमान भी होंगे और इस डार्क टाइम में यानी कोरोना का जो वक्त गुजरा उन औकात में कैसे लोगों ने अपने आप को और दूसरों को पॉजिटिव रखा है, ये सब बातचीत करने के लिए हमने खास मेहमान को भी मदऊ किया है जिनका हम तारुफ कराएंगे। इस बीच सबसे पहले अपने को एंकर का तारुफ करा दें, अभय उपाध्याय जो कि हैदराबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ निम्मी रस्तोगी साहिबा जो कि डॉक्टर हैं, आपके मुफीद मशवरे से आवाम को फ़ौक़ियत हासिल होगी। साथ ही साथ एक ख़ास मेहमान हमारे दरमियान चलती रहेगी ज़िंदगी में मौजूद हैं जो कि मारूफ सिंगर हैं, गुलकार हैं, अनूप जलोटा साहब। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, आपको भजन सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि उन्वान ही है चलती रहेगी ज़िंदगी, तो कई सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि अनूप जलोटा साहब आपका इस्तकबाल करते हुए और बड़े ही अदब के साथ, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का उन्वान है कि चलती रहेगी ज़िंदगी, इसी तरह से पहले कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ जी, मैं एक शेर सुनाता हूँ क्योंकि लोग हमसे गज़लें भी सुनते हैं, हमारे भजन भी सुनते हैं। बिल्कुल। तो एक शेर मैं हमेशा प्रोग्राम से पहले गा दिया करता हूँ। अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है। एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्याला है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्याला है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया अनूप जलोटा साहब। एक हाथ में माला और एक हाथ में प्याला, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरू के दौर की बात अगर छोड़ दें तो ये माला वाला सेगमेंट आपका इतना मजबूत हो गया कि प्याला वाला जो प्याले वाली जो गायकी थी वो पीछे छूट गई। तो आपको कभी लगता है कि एक भजन सम्राट के तौर पर जो आपका नाम एस्टैब्लिश हो गया उसमें गजल थोड़ा पीछे रह गया? देखिए, ऐसा है कि मेन थिंग ये है कि जो सिंगिंग है वो लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है। अब उसमें किसी भी विधा को वो लोग ज़्यादा पसंद करें तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई मिठाई की दुकान होती है, उसमें तमाम तरह की मिठाई वहाँ मिलती हैं, लेकिन लोग वहाँ एक किसी खास दुकान में रसमलाई खाने जाते हैं। जी हाँ, रसमलाई बहुत अच्छी मिलती है, तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि वो दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं बनाता, लेकिन एक चीज़ उसकी कोई चल पड़ी है और मशहूर हो गई है। तो मामला यहाँ यही है कि मैं तो सब कुछ गाता हूँ, गज़ल, भजन, गीत, फिल्म सॉन्ग, सूफी, लेकिन लोग कहते हैं आप भजन में बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा है, ऐसे ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या इसमें एक खास बात ये रही कि आपको ये भजन की जो परंपरा है, ये रवायत जो है आपको विरासत में मिली थी आपने पिताश्री पुरुषोत्तम दास से? देखिए, विरासत में तो लोगों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसके आगे उसको चलाना, उसमें मेहनत करना, उसको और तराशना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ के जितने भी पुराने प्लेबैक सिंगर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इतना एस्टैब्लिश नहीं हो पाए इसमें। उसकी वजह ये रही कि शायद जितना और उसमें तराशना चाहिए था और मेहनत करना चाहिए था वो नहीं हुआ, या शायद ईश्वर ने उतनी गिफ्ट उनको नहीं दी। तो ये खुद करना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, तब ये जो विरासत में चीज़ मिलती है वो चमकती है। बिल्कुल। कई और बातें आपसे करेंगे। इस बीच निम्मी रस्तोगी साहिबा का रुख कर लेते हैं। निम्मी रस्तोगी साहिबा, क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है। इस बीच खुशी की खबर तो है ही है, लेकिन इस बीच कई अमवात भी हो रही हैं जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। इस हवाले से आप लोगों को क्या कुछ मशवरे देना चाहेंगी? सना, वैक्सीन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सोचिए, एज एन एग्जाम्पल, हम सब डॉक्टर्स जो जिंदगी में होने वाले सभी खतरों को जानते हैं, समझते हैं, देख चुके हैं, हम सब लोग सबसे पहले ये वैक्सीन लगवा रहे हैं क्योंकि हमें इनके फायदे पता है। हमें पता है कि इतनी बड़ी महामारी पैंडेमिक जो है उसको हम शील्ड नहीं दे सकते कम्युनिटी को जब तक कि सबके शरीर में एंटीबॉडीज ना हो। और एंटीबॉडीज पैदा करने का दो तरीके हैं, या तो आपको बीमारी हो जाए या आप वैक्सीन ले ले। बीमारी हो जाए, वो खुदा ना करे किसी को हो, तो मेरे ख्याल से वैक्सीन एक बहुत अच्छा उपाय है
आने वाले खतरे को बचाने के लिए। हम लोगों ने खुद लगाई है, मैंने भी लगवाई है, तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह के इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के लक्षण है, बट इसके मामले में कोई भी अफवाह इस पर ध्यान न दें। वैक्सीन देख समझकर ही मार्केट में और सरकारों द्वारा लगवाने की मुहिम की जा रही है, तो वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह के डाउट्स को मन में ना रखें। बिल्कुल, कई तरह के डाउट्स भी लोगों में आ रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म से इसे क्लियर करने की भी कोशिश की जा रही है कि आप डरे ना, आगे आएँ और हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन अभी दी जा रही है। रुख कर लेते हैं अनूप जलोटा साहब का, जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसा कि आपने रिवायत और अपनी ज़िंदगी को लेकर रोशनी डाली, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कोरोना दौर में अभी भी हम चल रहे हैं, पीक टाइम की अगर हम बात करेंगे, उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था और इस पीक टाइम में आपने क्या सोचा और लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? और वो वायरस उन लोगों को लग जाता है जिनके शरीर में कोई कमजोरी होती है। तो मैंने अपनी शरीर में कोई कमजोरी आने नहीं दी। मैं अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत रखता हूं, इतनी स्ट्रांग रखता हूं। मैं सीतोपलादी चूर्ण खाता हूं, लहसुन खाता हूं, प्राणायाम करता हूं, जल नीति करता हूं, योगा की और अभ्यास करता हूं, प्याज खाता हूं, च्यवनप्राश खाता हूं। ये सब चीजें खाने से विटामिन सी जो है भरपूर बॉडी में होती है और साथ ही साथ शरीर में एक ताकत रहती है। ताकत रहेगी तो वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा, दूर से चला जाएगा। मैं तो मार्च 15-16 को था लंदन में, जर्मनी में, हॉलैंड में, जहां पर तांडव हो रहा था कोरोना का। हमारे साथ के 6 लोगों को वहां कोरोना हो गया था और मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी एक ही वजह थी कि हमने अपने शरीर को इस तरह का मजबूत बनाया हुआ, इतना स्ट्रांग बनाया हुआ कि हमको कुछ नहीं हो रहा। और सच ये है कि अभी आजकल हम रोज ट्रैवल करते हैं। कल हम दिल्ली में थे, आज बॉम्बे आके कल फिर दिल्ली जा रहे हैं, तो खूब घूमते रहते हैं। लेकिन अपने को इन चीजों से इसलिए बचा के रखते हैं कि ये तभी लग सकती है यदि आपके अंदर कोई कमजोरी है या आपके अंदर कोई बीमारी है। और ये जो अब इसकी दवाई आ गई है, अब तो सबको लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है। तो वैक्सीन के लिए मैं ये कहूंगा, एक बड़ा जो तरह तरह की बातें इस पे हो रही हैं, एक बहुत खूबसूरत पुराना गाना मुझे इस पे याद आ जाता है। बिल्कुल। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक बड़े बेचैन थे, कब आएगी कब आएगी। अब आ गई है तो लोग मन चुराने लगाएं कि ना लगाएं। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को सही करने के लिए हैं, हम सबको इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए हैं। इसलिए आगे आइए और जैसे ही आपका नंबर आ जाए आप वैक्सीन ले लीजिए। जी, ये तो आपने बहुत ही सही फरमाया। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ हैं, यही मशवरा दे रही हैं। वैसे इस पीरियड के लिए खासकर ये भी सजेशन था डॉक्टर्स का कि आप अपने आप को बिजी रखें और निगेटिव थॉट से दूर रखें। और इसमें सबसे बड़ा जो हथियार इस कोरोना के पीरियड के लिए साबित हो रहा था वह है म्यूजिक। और म्यूजिक की बात अगर करें तो सरस्वती तो आपके गले में वास करती हैं, तो आप कुछ गा के लोगों को और बताएंगे, सुनाएंगे। और खासकर वो दौर जब आपने भजनों में, भजन की दुनिया में कदम रखा था और वहां से फिर आपको मकबूलियत हासिल हुई थी, उस दौर से कोई भजन। मैं बताऊं कि मेरा सबसे पहले जो एल्बम हिट हुआ था वो गजलों का था जी। लोग खूब गजलें सुनने लगे। फिर उसके बाद एक अचानक एल्बम आ गया भजन संध्या, जिसमें भजन थे, ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, मैया मोरी मैनी माखन खायो। वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि लोगों ने कहा जी हम तो वैसे यही सुनेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है, यही सुनो। बेसिकली तो गाना ही सुनते हो ना, पोइट्री थोड़ी सुन रहे हो हमसे। पोइट्री और गाना मिला के तो सुन रहे हो ना, तो गाने सुनो, भजनों में सुन लो। हम जो रागदारी सुनाते हैं, रागों की रचना सुनाते हैं, वो आपको भजन में सुना देंगे। वो गजलों में भी सुना रहे थे, ठीक है, चलेगा। और वही हुआ कि लोगों ने भजनों में हमारी रागमाला का आनंद लेना शुरू कर दिया। तो मैं आपको वो भजन सुनाता हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह, बहुत खूब। आपने भजन के कुछ मिसरे गाए हमारे नाज़रीन के लिए। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले हमारी एल्बम जो थी आपकी वो गज़लों की आई थी, तो कुछ उस एल्बम से गज़ल हो जाए। हाँ सुनिए। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में हम घर में ज्यादा रहे, हमने खूब रियाज किया, खूब प्रैक्टिस की, खूब हेल्थ को भी ठीक किया और गाना हमारा इम्प्रूव हो गया क्योंकि हमने खूब रियाज किया। वाह। जो स्वर खर्च के नहीं लगते थे वो लगने लगे। तो जब समय अपने ऊपर व्यतीत किया जाता है तो उसको पॉजिटिव करना चाहिए, जिससे कि हमारे गुण जो हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं वो और भी निखर। यानी आपकी जिंदगी में भी डार्क टाइम में ये पॉजिटिव साइड था। हाँ बिल्कुल, टोटल पॉजिटिव साइड है। हमने तो इसमें खूब मजा लिया, खूब नई नई क्रिएटिविटी की, अच्छे गाने बनाए, लोगों को सिखाया और सारी दुनिया से जुड़े। 3 लाख लोगों से रोज जुड़े रहते थे हम, आज भी जुड़े रहते हैं, न जाने कितने ऑनलाइन। अब आपसे जुड़ गए तो 2-4 लोगों से जुड़ गए ना सीधा। तो ये रोज का काम है। तो ये मिसरा सुन लीजिए पूरा। बिल्कुल। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। वाह, क्या बात है। तो सना, आपको जानकारी होगी अब अनूप जलोटा साहब गायकी की दुनिया के साथ साथ फिल्मों की दुनिया में भी अब शिरकत कर रहे हैं और अभी तो कोरोना का पीरियड उतरते उतरते शायद आपने, जहां तक मुझको जानकारी है, आपने शूटिंग भी शुरू कर दी है साईं बाबा की। जी, साईं बाबा की फिल्म रिलीज हुई, 4 दिन हुए, सत्य साईं बाबा। उसमें मैंने सत्य साईं बाबा का काम किया है। आजकल मल्टीप्लेक्स में सब जगह चल रही है, बहुत जल्दी आप चैनल्स में देख लेंगे। और एक फिल्म जो अभी मैं एक स्टूडियो में ही, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के आपसे बातें कर रहा हूं, आज ये गाना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है हमारी अगली फिल्म का, जिसका नाम है टोकन। और इस फिल्म में आज जावेद अली और लीना बोस, ये दोनों इस गाने को गा रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब शुरुआत है एक नई प्रथा की, क्योंकि आजकल कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की और अपने शरीर को मजबूत करने की जरूरी है। आज कोरोना आया है, कल पता नहीं कौन इसका कजिन भाई बहन आ जाएगा, कोरोना डरोना, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, अपने को मजबूत कर लीजिए। जी, सही बात कही आपने। निम्मी दस्तोगी साहिबा, जैसा कि हम देख रहे हैं वैक्सीन आ गई है, लोगों में कुछ हद तक डर है, लेकिन उस डर को निकालने की, खत्म करने की भी कोशिशें हर प्लेटफॉर्म से की जा रही हैं। जैसा कि हमारा प्रोग्राम ही चलती रहेगी जिंदगी, इसमें भी हम लोगों को मशवरे देते हैं आपके जरिए कि आप डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इसके बरक्स अगर बात की जाए, अभी एहतियात में थोड़ी कमी आने लगी है। ये देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की तादाद दिखाई देती, लेकिन वो मास्क नहीं लगाते, मास्क अप नहीं होते। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है सना। मेरे ख्याल से अब देखिए, हिंदुस्तान की तारीफ हमें करनी पड़ेगी कि जहां विश्व भर में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर ज्यादा है, वहां हिंदुस्तान ने अपने इंडिजिनस तरीकों से काफी हद तक इस महामारी पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं और हजारों लोग कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप सारी कॉशंस को थ्रो आउट ऑफ द विंडो कर दे। आपको अभी भी बहुत एहतियात बरतनी है। जब तक हर एक इंसान के शरीर में 2 वैक्सीन की डोजेस नहीं लग जाती, और वैसे भी साफ सफाई से रहना, सोशल डिस्टेंसिंग से रहना और आसपास के कीटाणुओं को अपने शरीर में प्रवेश ना करने देना, यह आने वाले आगे की बीमारियों से भी आपको बचाएगा। तो प्लीज अपनी ये जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको अभी कुछ और महीनों तक चलने दीजिए। जहां आपने इतने महीने तक पेशेंस दिखाइए, थोड़ा और दिखाइए। बिल्कुल डॉक्टर निम्मी, और ये खास अहमियत रखती है बात इसलिए भी कि आज जैसे बजट आया, बजट में 35,000 करोड़ रुपए का जो है बजट एलोकेट किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीनेशन में तेजी आएगी।
जी, और हिंदुस्तान एक फार्मेसी टू द वर्ल्ड बनकर उभरेगा, क्योंकि बहुत ही गर्व की बात है हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, हर एक हिंदुस्तान वासी के लिए, कि हम ना केवल आत्मनिर्भर है खुद के लिए वैक्सीन बनाने में, उसके लिए बिल्कुल। रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करने में, हम बाहर के देशों को, अपने पड़ोसी देशों को और 100 और देशों को जहां वैक्सीन की सुविधा नहीं है, हम उनको भी वैक्सीन एक्सपोर्ट कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अपने देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि अनुशासन में रहे, अब तक जो स्थिति रही है उसको और ज्यादा नियंत्रण में लाने के लिए सरकार का सहयोग करे और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। बिल्कुल, तो ये तमाम मशवरे हैं आवाम के लिए। कोरोना वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन आप कभी भी मार्केट में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाएं, जैसा कि SOPs गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अब तो न्यू नॉर्मल हो गया है ये। जी बिल्कुल। कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मास्क छूट गया है, तो ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़, बहुत अहम चीज़ थी जो छूट गई है, फिर उसके बाद में याद आता है कि अरे मास्क रह गया। अनूप जलोटा साहब का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अनूप जलोटा साहब, आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। जाहिर सी बात है आपने बहुत नगमे गाए, गज़ल गाए, भजन गाए, लेकिन आपको किसमें ज़्यादा दिलचस्पी है, आज हम ये जानना चाहते हैं। मुझे क्लासिकल सिंगिंग में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वही मैंने अपने पिताजी से सीखा और लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय में सीखा। तो यही हमारा बेस है, फाउंडेशन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिल लगता है गाने में। और जब अभ्यास करते हैं तो भी क्लासिकल म्यूजिक का ही करते हैं। बाकी गज़ल और भजन गाना नहीं होता, गज़ल और भजन पोइट्री होती है, ये तो शायरी है, कविता है। तो कविता का जिसको लगाव है, जिसको भक्ति कविता का लगाव है, उसको भक्ति की कविता अच्छी लगेगी, भजन अच्छे लगेंगे। जिसको शेर व शायरी, प्यार मोहब्बत और खाने पीने के मौज में एक चीज़ें सुननी हो, तो वो कौन सी ऐसी शायरी है जिसको आप गुनगुनाते रहते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन वो एल्बम ना हो, लेकिन आपकी जाती जिंदगी में आपको प्यारी शायरी लगती हो, वो अगर गुनगुना दें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए। रात गहरी है समंदर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह, मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी, मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह। वाह, क्या बात है। अनूप जलोटा साहब, आज जो जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, इसमें इंटरनेट की दुनिया है, तुरंत ही शोहरत भी मिल जाती है लोगों को। आप उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जहां लंबे टाइम तक रियाज करना है, फिर छोटी छोटी शुरुआत करनी, आगे बढ़ना है। आपने तो ऑल इंडिया रेडियो में कोरस सिंगर के बतौर भी काम किया है, तो वो सफ़र कैसा रहा और न्यू जनरेशन को आप किस तरीके से इसमें आने की सलाह देते हैं? बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है, क्योंकि ये जो म्यूज़िक में या किसी फील्ड में कहा जाता है कि ये स्ट्रगल टाइम है, तो स्ट्रगल तो निकाल देना चाहिए डिक्शनरी में से, क्योंकि वही समय तो ट्रेनिंग का समय होता है। उसी समय तो हम सीखते हैं। जब हमारे पास कोई कॉन्सर्ट और ये सब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती ज़िंदगी में, तभी तो हम सीखते हैं, वो ट्रेनिंग पीरियड है। और जहाँ बिजी हो गए, जहाँ नाम हो गया, फिर तो बात खत्म, फिर तो उसी में लग जाते हैं, फिर तो भागदौड़ दुनिया की शुरू हो जाती है, फिर वक्त कहाँ मिलता है रियाज करने का, सीखने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर एक पड़ाव जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसका मज़ा लीजिए। और ये जो ओवरनाइट सक्सेस वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो आप देखते हैं कि रियलिटी शो आया और रात को धूम धड़ाका हो गया और दुनिया में नाम हो गया, अरे वो जो शॉर्ट
शॉर्ट सर्किट उसमें हो जाता है बहुत जल्दी, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, और नाम गायब हो जाता है। जैसे मैं आपसे ही पूछ लूं कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको याद नहीं होगा। जी बिल्कुल। कितने हर साल इंडियन आइडल आता है, सब वो भूल जाते हैं। तो ये शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन जो मेहनत करके आते हैं वो आखिरी सांस तक गाते हैं और लोग उन्हें अपने दिल में बसा के रखते हैं। लेकिन आप जो सलाह मशवरा दे रहे हैं आप, उसमें क्लासिकल की तरफ थोड़ा झुकाव ऐसा लगता है कि लोगों को कम हो रहा है। और पहले हम देखते थे 90s तक, हमने देखा था पिछली सदी में स्टेज शोज भी होते थे, अलग अलग पूजा और त्योहारों के मौके पर भी बड़े कलाकार बुलाए जाते थे और क्लासिकल सिंगिंग होती थी। तो वो रवायत लगता है थोड़ी कमजोर पड़ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, क्लासिकल गाना कोई कंपलसरी नहीं है, क्लासिकल सीखना कंपलसरी है। जी। क्लासिकल सीख कर आप उसका प्रयोग जो कुछ भी गाते हैं, आप चाहे कवाली गाते हैं, अरे नुसरत फतेह अली वो कवाली गाते थे ना, लेकिन बीच बीच में सरगम ताने जो लेते थे वो कहां से आई? वो तो क्लासिकल ही था ना उनका। तो क्लासिकल हर एक को सीखना है, चाहे उसको फिल्मी गाना गाना हो, चाहे फोक गाना हो, चाहे उसको गजल गानी हो, चाहे भजन गाना हो। ये तो एक जरूरी चीज है कि आप अपने को अच्छे मटेरियल बना लेंगे, आप अपने को अच्छा मटेरियल बना लीजिए और उसके बाद आप कुछ भी गाइए, हर चीज में दम होगा। तो हमने तो शास्त्रीय संगीत इसलिए सीखा, इसलिए नहीं कि हमको शास्त्रीय कॉन्सर्ट करने ना, हमने कभी प्योर क्लासिकल का पूरा कॉन्सर्ट किया ही नहीं है और ना हमें करना है। हमें तो उसका इस्तेमाल जो है, हम जो कुछ गाते हैं उसमें करना है और हम कर रहे हैं। जी, निम्मी रस्तोगी साहिबा, जैसा कि आज बजट में भी दिखा कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना का असर बजट पर भी होगा और वैसा ही रहा। हमारी सरकार जो है इस हवाले से इकदाम उठाने के लिए देखी गई। ऐसे में आवाम से आप क्या मशवरा करना चाहेंगी और क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आज का जो दौर है वो हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो आपको किस हद तक सपोर्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल मैं मानती हूँ कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। हर एक बादल में एक सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है। तो इतनी बड़ी मुसीबत से जो हम गुजरे हैं, तो हमने सबने सबक सीखा है। सरकारों ने भी सीखा है, ऑर्गेनाइजेशन ने भी, और इंसान ने भी सीखा है। सरकारों ने सीखा है कि हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट में, प्रिवेंटिव हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ में ज्यादा इसमें एलोकेट करना पड़ेगा खर्चा, ताकि लोगों की अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। देश का भविष्य, इकोनॉमी, सब कुछ एक हेल्दी नागरिक पे टिकी है। और इंसान ने ये सीखा है कि जितने हम हेल्दी रहेंगे उतना हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सबक है और आज के बजट में ये झलक भी गया है। हमारा हेल्थ बजट काफी हद तक इन्होंने काफी आई थिंक 137% बढ़ोतरी की है। तो एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मैं इसका वेलकम करती हूँ और आगे भी सरकारों को हेल्थ को उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जी, अनूप जलोटा साहब, आखिर में 2 सतरे 2 मिसरे कुछ हो जाए आवाम के लिए, नाजरीन के लिए। जरूर जरूर सुनिए। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे, कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम। वाह, बहुत तो खूबसूरत गुलकारी और आवाज़ से आवाम को और हमें महसूस कराने के लिए बेहद शुक्रिया अनूप जलोटा साहब। और साथ ही निम्मी रस्तोगी साहिबा, आपके मशवरे काफ़ी मुफीद रहे, आवाम को भी ये मशवरे
फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आगे भी इस पर वो अमल पैरा होंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए और मेरे साथी एंकर को दीजिए इजाजत। आदाब। ललिता ज्वेलरी में और दूसरे दुकानों में